हेलो एवरीवन। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु यूपीपीएससी अध्ययन आज से एक नई शुरुआत कर रहा है। आप सभी जानते हैं परीक्षा दिसंबर माह में संभावित है। 2021 आरओ का परिणाम आयोग शीघ्र जारी कर सकता है। इसके बाद ही 2022 का नोटिफिकेशन आना है। सीटें ज़्यादा हैं, आप सभी के पास अच्छा मौका है। इसको देखते हुए सितंबर माह से संपूर्ण करंट अफेयर की तैयारी हमारे उत्कृष्ट टीम यूपीपीएससी अध्ययन द्वारा आप सभी को दी जा रही है। ना कि प्रारंभिक परीक्षा, इवन मेंस परीक्षा में भी करंट अफेयर किस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा आपके निबंध लेखन में, इसकी भी पूरी तैयारी आप यूपीपीएससी अध्ययन द्वारा कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक का गहन अध्ययन हमारे द्वारा कराया जाएगा कि किस तरीके से ये टॉपिक आपके निबंध लेखन में भी काम आएगा। और आप सब जानते हैं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जब तक आपकी रणनीति मेंस परीक्षा को लेकर नहीं होगी, मेंस में जो आपका सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का है, सेम सिलेबस आपकी मेंस का भी है। दो सब्जेक्ट, दो बातें उसमें और आ जाती हैं, निबंध लेखन और दूसरा है हिंदी आलेखन, जिसमें पत्र लेखन और प्रश्नावली शब्दावली है। तो उसमें थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज जो प्रीलिम्स का पेपर है सेम मेंस का है। 5000 लोग टोटल सेलेक्ट होते हैं। अगर 400 वैकेंसी आती है तो 13 गुना करने पे 5000 से 5500 लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है। अब उस 5500 में भी 400 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो आप कैसे उस भीड़ से अलग हो सकते हैं जब आप उसकी तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही कर रहे होंगे। मान लीजिए मेंस आप प्रीलिम्स आप निकालते हैं, फिर मेंस और प्रीलिम्स के बीच का समय बहुत कम होता है और एक दबाव होता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने मेंस कुछ नहीं पढ़ा होता है। तब तक आपकी पूरी तैयारी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग होती है। थोड़ा सा समय निकाल कर वीकेंड में अगर आप एक ऐसे भी आज लिख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा तक, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा तैयारी के लिए। निबंध के सिलेबस को कवर भी कर पाएंगे आप, और एक अच्छा और सुंदर निबंध जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे, उसकी तैयारी आप आज से कर पाएंगे। तो निबंध 700 शब्दों का निबंध आता है, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं 40-40 नंबर में। किस तरीके से आप अपने निबंध को अच्छा कर पाएंगे वो भी हमारे द्वारा बताया जाएगा। अगली क्लास में निबंध लिखना कैसे है या निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे एक अच्छा निबंध लिखकर आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम समसामयिकी पे आते हैं और करंट अफेयर, मई जून के करंट अफेयर में नैनो यूरिया एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कई मैगजीन में इसकी चर्चा की गई है और बहुत सारे ऑनलाइन साइट पे भी इसके बारे में बातें की जा रही है। महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ इसलिए भी है क्योंकि अभी भी ये वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, खोज का विषय बना हुआ है। तो नैनो यूरिया है क्या, कैसे ये परंपरागत यूरिया से अलग है, हम इसके बारे में आज इस टॉपिक के थ्रू, इस श्रृंखला के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नैनो यूरिया लिक्विड सबको पता है, हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने विश्व का पहला है ये नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। तो आप जानते हैं कि आयोग ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा पूछता है, ऐसे प्रश्नों के आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है जिसमें विश्व का पहला या देश का पहला कुछ भी इस्टेब्लिश किया जाता है, कुछ भी इनॉग्रेशन किया जाता है, तो उसमें वो प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके आने की जो संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक होती हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांस उसमें होते हैं। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं से समीक्षाधिकारी में तो आउट है कि ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस यूपीपीएससी अध्ययन इस पे चर्चा कर रहा है, इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है और गहन स्टडी के साथ कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है इफ्को ने, ठीक है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रोडक्शन और कंजप्शन में जो देश है वो है चाइना, उसमें भारत नहीं है, वो चाइना है, ठीक है, यूरिया के प्रोडक्शन में। आप लोग में से कई बार ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का भारत में होता है, या विश्व में यूरिया का उत्पादन आपसे पूछ लेगा। तो ये सिर्फ ये क्यों पूछेगा, क्योंकि नैनो यूरिया टॉपिक कहीं ना कहीं समसामयिकी में बनी हुई थी। यूरिया का टॉपिक समसामयिकी में बना हुआ था,
इसलिए उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन पाएंगे, जब तक आप उसकी पूरी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़िए वन लाइनर मत पढ़िए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि समसामयिकी को अच्छे से पढ़िए। समसामयिकी को, करंट अफेयर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करके आप उसकी तैयारी करते हैं, समझ कर आप उसकी तैयारी करते हैं, तो परीक्षा तक, प्रारंभिक परीक्षा तक और मुख्य परीक्षा के निबंध की तैयारी आपकी पूरी तरीके से हो जाएगी। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। मुख्य परीक्षा में एक ही ऐसा आता है जो साहित्य और समाज से संबंधित पूछता है, उसकी तैयारी बस आपको अलग करनी पड़ेगी। बाकी जो दो ऐसे होंगे कहीं ना कहीं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि आयोग अभी तक पूछता आया है। फिलहाल निबंध की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अदरवाइज़ ये जो नैनो यूरिया टॉपिक है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर आप सबके लिए भी होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी वीडियो होती है तो उसको देखने में समय निकालना पड़ता है, और कोशिश ये रहेगी कि कम से कम समय में आपको सटीक जानकारी दे दी जाए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाइए या फिर एग्ज़ाम देने जाइए तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है आप उसको आसानी से कर पाइए। तो यूपीपीसीएस अध्ययन की ये पूरी कोशिश है कि आपको आसानी से टॉपिक के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता सके। दूसरा जो आयोग आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि इफ़को नैनो यूरिया का जो इफ़को को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1967 में 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट है कि 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहाँ 36,000 से अधिक भारतीय सरकारी समितियों का एक सम्मेलन है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोग जो पूछ सकता है कि यूरिया का काम क्या है, तो यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल है। तो यूरिया से संबंधित अगर आयोग कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देता है कि पौधों को क्या प्रदान करता है, तो नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो यूरिया का पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है। नैनो यूरिया जो है वो ट्रेडिशनल यूरिया के इन प्लेस पे इसको डेवलप किया गया। पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। तो जो पारंपरिक यूरिया थी उसको हम 50% तक कम कर सकते हैं नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुँचाने में 30 से 40% प्रभावी है, और नैनो यूरिया जस्ट डबल प्रोवाइड, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, जो कल्टीवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर है आपका, क्रॉप है आपका, वो 80% अधिक है ट्रेडिशनल यूरिया से, परंपरागत यूरिया से। अभी जो नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80% अधिक है। परंपरागत यूरिया में 30 से 40% नाइट्रोजन पहुंचता था, और इसमें जो नाइट्रोजन पहुंचाने की जो क्षमता है वो 80% अधिक है। इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण चावल और गेहूं जैसी 94 फसलों के लिए 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में किया गया है। इसकी उपज से औसतन 8% की वृद्धि पाई गई। फिलहाल इसमें 8% की वृद्धि पाई गई है। तो दो काम कर रहा है, एक तो ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसके उत्पादन को बढ़ा रहा है, उपज में औसतन 8% की वृद्धि आ गई है, मतलब 8% ज़्यादा हमारा उपज हो रहा है। और साथ ही साथ 80% अधिक, मतलब जहाँ हम 30 से 40% हमारा यूरिया इफेक्टिव था, वहीं हम 80% ज़्यादा इफेक्टिव यूरिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 8% का वृद्धि हो रहा है। तो ये सारी जितनी नैनो यूरिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने बताया है। आगे और भी बातें कुछ समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंजप्शन जो है वो चाइना है। चाइना का स्थान पहले है, उपभोक्ता में भी उत्पादन में भी चाइना का स्थान पहला है। भारत जो है विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और जबकि यूरिया के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम कंज्यूमिंग में बात करेंगे तो हम दूसरे स्थान पे हैं, और प्रोडक्शन में बात करेंगे तीसरे स्थान पे। यहाँ हमने दो चीज़ देखा कि चाइना प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, भारत प्रोडक्शन में नंबर तीसरे स्थान पर है।
चाइना उपभोक्ता में, कंज्यूमर में पहले स्थान पर है। भारत कंज्यूमिंग में दूसरे स्थान पर है। हमको ये देखना है कि तीसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन सा देश यूरिया का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि कई बार आ जाता है कि इसको आरोही मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि यूरिया उत्पादन में कौन सा देश सर्वाधिक यूरिया उत्पादन करता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। पहला दे देगा चाइना, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश प्रोडक्शन करता है, क्योंकि मैंने पहले और तीसरे प्रोडक्शन की बात बता दी है, उत्पादन की बात बता दी कि चाइना पहले स्थान पे करता है और भारत उत्पादन में हमारा स्थान तीसरा है। दूसरा स्थान किसका है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी तो समझ बढ़ेगी। कमेंट करने से क्या होगा, आप रिसर्च करेंगे, जिनको आंसर आएगा वो आंसर करेंगे, जिनको नहीं आएगा वो जाके पढ़कर समझकर यहाँ पे आंसर करेंगे, तो उनका एक प्रश्न भी तैयार होगा और सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझने की जो उनकी एक टेंडेंसी होगी वो भी इम्प्रूव करेगी, वो बढ़ेगी। एक जो होता है ना कि इंटर रिलेशन होता है उस टॉपिक के साथ, वो भी आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो इस पर रिसर्च करके आप दूसरा उत्पादन कौन सा देश कर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में एक दो MCQ आपके लिए रखे गए हैं। पूरे टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो के आखिरी में वो MCQ आपसे पूछे जाएंगे, कोशिश करिएगा आप उसका आंसर कमेंट करिएगा, आंसर को सर्च करिएगा। बहुत आसान से MCQ हैं। तो भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन में प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। विश्व का प्रथम देश बन गया है नैनो यूरिया में, और प्रतिदिन 500 मिलीमीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलें का उत्पादन करेंगी। नैनो यूरिया लिक्विड कहाँ पे किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है। कालोल गुजरात में, मतलब गुजरात राज्य में, जो कि कालोल एक जगह है, वहाँ पे नैनो यूरिया का संयंत्र उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो सारी महत्वपूर्ण बातें नैनो यूरिया से संबंधित आपको बताई जा चुकी हैं कि कालोल गुजरात में किया गया है और चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंजम्पशन है। भारत का स्थान उत्पादन में तीसरा है और उपभोक्ता में, कंज्यूमिंग में हम दूसरे स्थान पे हैं। मैंने आपसे पूछा है कि विश्व में दूसरा वो देश कौन सा है जो यूरिया के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा नैनो यूरिया को और कुछ पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। आयोग क्या पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते हैं। MCQ के फॉर्म में पूछ लेगा, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 या 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे। कई बार होता है कि हम पढ़े होते हैं, पहला ऑप्शन तो आता है, दूसरे ऑप्शन को लेकर हम इतने श्योर नहीं होते हैं कि क्या है। आप कैसे नहीं श्योर होते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे वर्तमान में सबको पता है कि फर्टिलाइज़र का जो यूज है वो इम्बैलेंस है, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता ख़राब हो रही है। ये सारी बातें जो दूसरा निबंध पे जो चर्चा की जाएगी, चूँकि हमारा जो पहला टॉपिक ही है, हम जो निबंध पे विश्लेषण करने वाले हैं, निबंध पे चर्चा करने वाले हैं, उसका टॉपिक ही है कि भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो उसमें नैनो यूरिया एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके से हम सदाबहार क्रांति की ओर नैनो यूरिया के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, या किसानों की आय को दुगना कर रहे हैं, वो भी सदाबहार क्रांति ही है भारतीय कृषि में। तो नैनो यूरिया मतलब हम उसमें भी देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमारी कल्टीवेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैसे हमारा बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, ये चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए जो निबंध पे चर्चा है उसमें इसी टॉपिक को रखा गया, सदाबहार क्रांति, जिससे जो पहले आपने समसामयिकी पढ़ा आप इस बात को भी समझ पाइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये निबंध के परिप्रेक्ष्य में भी। तो ये जो भूमिका है वहाँ पे हम अच्छे से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं, चूँकि आज करंट अफेयर की बात हो रही है, समसामयिकी की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो सबको पता है कि इफ़को नैनो यूरिया, जैसा मैंने बताया, विकसित किया गया है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नैनो यूरिया लिक्विड में 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। तो ये पूछ सकता है, आयोग का कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसे प्रश्न पूछ रहे, तो ऐसा ना हो कि आपका ये प्रश्न गलत हो जाए।
नैनो स्केल नाइट्रोजन के जो कण होते हैं वो 4% होते हैं नैनो यूरिया में। तो इतना बस छोटा सा बात है, इसको आप याद कर लीजिए, 4% नैनो स्केल कण होते हैं। आयोग अगर पूछ लेगा कि कितने परसेंट नैनो स्केल कण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4% होते हैं। नैनो यूरिया के फ़ायदे क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ायदे आप करंट अफेयर में भी देख के चलिए, जो जिससे आपको समझ अच्छी आ जाएगी कि क्या है नैनो यूरिया और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है कि उच्च पैदावार, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा हमारा, किसानों की आय में वृद्धि होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है किसान ज़्यादा बेच पाएंगे अपनी फसलों को, तो उनको आय में उनके इंक्रीज कर जाएगा, इनकम इंक्रीज कर जाएगा। भोजन की बेहतर गुणवत्ता, अब फर्टिलाइज़र अगर 50% तक कम कर देगा, ये जैसे मैंने बताया पहले आपने देखा कि 50% तक इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भोजन की क्वालिटी होगी, जो फूड क्वालिटी होगी, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी होगी, अगर हमारा ऑलरेडी किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो क्यों हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, तो उसकी भी कमी हो जाएगी। सबसे बड़ा जो चीज़ है कि इको फ्रेंडली है। आज की डेट में उर्वरक क्या करने हैं कि सॉइल है, मिट्टी के जैसे यहाँ पे दिया कि जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसको डिटोरिएट कर देता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये पर्यावरण हितैषी है, इको फ्रेंडली भी है। भंडारण एवं परिवहन में आसानी होगा, बिल्कुल। नैनो यूरिया लिक्विड है, बॉटल में आती है, तो जैसा कहा गया कि 4 ml डाल दो, 6 ml डाल दो, तो उसमें इस तरीके से तो वो भी है कि इसका जो स्टोरेज है वो भी कमी हो जाएगा, परिवहन में आसानी हो जाएगा इसके। तो सारी बात नैनो यूरिया से संबंधित इतनी ही थी। पहले भी बताया गया कि 28 मई 2022 को नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल लिक्विड का उद्घाटन किया है। 175 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। अगर आयोग पूछ ले कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, तो 175, या दे सकता है कि इसको 175 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, तो आप उसको कहेंगे हाँ ये भी सही है। पहला प्रश्न पहला भी सही है कि कलोल गुजरात में किया जा रहा है, और दूसरा ऑप्शन भी सही है कि 175 करोड़ की लागत इसमें लगी है। क्या संयंत्र प्रतिदिन नैनो यूरिया के 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा? आ जाता है तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही है आपके लिए। तो इस तरीके से आप देखिए 500 मिलीलीटर की बोतल का उपयोग 500 ml 500 मिलीलीटर की बोतल का उपयोग प्रभावी रूप से पारंपरिक यूरिया के कम से कम एक बैग के समान किया है। मतलब एक बैग, मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है कि 25-30 किलो का एक बैग आता है, उसकी जगह पे सिर्फ आप 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया लिक्विड अगर आप डालते हैं, इतना वो यूजफुल है। इतना मतलब 25-30 किलो बोरी यूरिया जितनी आती है उसके बराबर 500 ml छोटी सी बॉटल, उसका आधा, एक लीटर भी नहीं, 500 मिलीलीटर आप सोचिए, ठीक है। 500 मिलीलीटर में ही आपका काम हो जाएगा, किसानों का काम। तो कितना हो गया, आय वृद्धि हो रही है, भोजन की बेहतर क्वालिटी हो गई, पर्यावरण हितैषी हो गया। इसलिए नैनो यूरिया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर में विश्व का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा कंज्यूमर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्या है, तो एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। 1967 में इफ़को को स्थापित किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है आयोग कि कब इफ़को को इस्टेब्लिश कब किया, कई बार आपसे पूछा है, पीसीएस में बहुत सारी बार पूछा गया है। नाल्को, हिंडाल्को, एल्युमिनियम कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, या इसकी स्थापना कब हुई है। तो ये जब टॉपिक आप पढ़े होंगे तो आपकी समझ अच्छी बन जाएगी। तो वर्ष 1967 में 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आज का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, और आज हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि बहुत कुछ था समझाने के लिए इस टॉपिक में, इम्पॉर्टेंट भी था। प्रश्न पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, इवन प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जिस भी आयोग क्या करता है, जिसमें सर्वप्रथम पहले विश्व में पहला संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया, भारत में पहला, जैसे पूछता है कि तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ, ऐसे प्रश्न भारत आयोग ने पूछा है। पहले भी पूछा है कि पहला भारत खेलो यूथ इंडिया गेम कहाँ पे हुआ। तो जिन भी प्रश्न में पहला आ गया, पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व में पहला नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला देश जो है वो भारत बना है। गुजरात के कलोल जिला में इसको स्थापित की गई, नरेंद्र मोदी जी ने की है। फिर नैनो यूरिया क्या था इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है। कोई कन्फ्यूजन होती है आप पॉज करके
सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके ये सारे PDF आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप उसको टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। आज जो भी हमने पढ़ा, नैनो यूरिया से जो भी हमने सीखा, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको करने की कोशिश करिएगा, कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी जो सब्जेक्ट का अवेयरनेस है वो बढ़ा रहेगा, टॉपिक से आप अवेयर रहेंगे। आंसर अगर आप करते हैं तो उतनी आपकी अवेयरनेस और उस टॉपिक की समझ आपकी बनी रहेगी। तो नैनो यूरिया तरल, पहला प्रश्न है, नैनो यूरिया तरल मतलब नैनो यूरिया लिक्विड में कितने प्रतिशत नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं? 6%, 4%, 7%, 25%। मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ भी आयोग कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नैनो यूरिया आप पढ़ के भी जाएंगे, फिर भी लगेगा एक छोटी सी चीज़ आपसे मिस हो जाती है और आपका प्रश्न वहाँ गलत हो जाता है। आपको एग्जैक्ट परसेंट भूल जाएगा कि 4% था या 6% था, या 25% पे भी आप आंसर, लॉजिक आंसर कई बार लग जाता है कि शायद 25% नाइट्रोजन कर होते होंगे। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ आपकी गलत ना हो, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी समझिए, उसको जब तक आप MCQ में नहीं सॉल्व करेंगे, मल्टीपल क्वेरी आप स्वयं से क्वेश्चन बनाइए। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा तो मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए कि इफ़को का कब उद्घाटन हुआ, या विश्व में सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर देश कौन सा है, भारत का उसमें कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान कौन से देश का है, मैंने बोला आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो इतने सारे सवाल मैंने एक उससे बना दिए, एक टॉपिक से बना दिए। ऐसे ही आयोग प्रश्न पूछता है। जिस दिन आपकी समझ बन जाएगी, प्रीवियस ईयर को अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपकी भी एक समझ बन जाती है कि हाँ, आयोग ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अपने आप से प्रश्न करिए कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है, लोक सेवा आयोग आपसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्या उसका फ्लेवर है क्वेश्चन का, क्या अब तक उसका ट्रेडिशन रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहा है, इसकी समझ बनाए। कुछ भी उठा के पढ़ने से अच्छा ये है कि समझना कि क्या पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए। नैनो यूरिया आते हैं UPPSC अध्ययन पे प्रैक्टिस के लिए। नैनो यूरिया तरल नैनो लिक्विड में कितने % नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं? मैंने कहा आप बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, दूसरा प्रश्न आप सबके लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर नैनो यूरिया का तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, नैनो यूरिया लिक्विड का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे किया है? आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर कुछ सीखा होगा आपने। और दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा, दूसरा जो हमारा क्लास होगा, वो एस्से पे होगा कि किस तरीके से निबंध लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन के लिए। तो ज़रूर देखिएगा उसको, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा और एक समझ बनाएगा कि आप जब स्वयं से कोई टॉपिक पढ़िए, अपने आप से कोई टॉपिक पढ़िए, तो कैसे उसको आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको आप निबंध में, एस्से राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप बाकी लोगों से ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। आप में ऐसी क्या बात होनी चाहिए, आपके एस्से में ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर दे। तो निबंध की खूबसूरती को बनाइएगा, दूसरे लेक्चर में आइएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। UPPSC अध्ययन आपके सहयोग में पूरी तरीके से अग्रसर है। धन्यवाद।